हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एम के स्टोरी टेलिंग चैनल पर। मेरा नाम रीना है और मैं 20 साल की हूँ। मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ जो कि मेरे चाचा के घर के पास ही था। मैं जब भी ऑफिस से आती तो चाचा के घर अक्सर रुक जाती थी। मेरे चाचा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो पूरे होट और जवान दिखते थे। वो शादी के लिए राजी नहीं होते थे क्योंकि उनको शादी का सुख पहले ही मिल जाता था। मैं जब भी चाचा के घर जाती तो चाचा मुझे अक्सर घूर घूर के देखते रहते थे। मुझे तो डर सा लगने लगा था कि चाचा की शादी नहीं हुई है और चाचा मुझे इस तरह से देख रहे हैं। अब तो मैं जब घर आई तो सोचने लगी कि क्या करूं, फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया। फिर जब अगले दिन ऑफिस से चाचा के घर गई तो चाचा दरवाजे पर ही खड़े थे और मैं पीले कलर की सूट पहने थी जो कि थोड़ी टाइट सी थी। तो चाचा मुझे गहरी नजरों से निहार रहे थे। फिर मुझसे बोले कि रीना, तुम क्या काम करती हो? तो मैं डरते हुए बोली कि चाचा, मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। फिर बोले कि ये ड्रेस किसने दी तुम्हें? तो मैं बोली कि भैया ने दिलवाई है। बहुत अच्छी दिख रही हो, ऐसे ही सटा हुआ ड्रेस पहना करो, अच्छी दिखती हो। फिर मैं बिना कुछ बोले अंदर चली गई। उसके बाद मैं ताई के पास गई तो ताई से बोली कि ताई, चाचा की शादी क्यों नहीं करा रही हो आप? तब तक चाचा आ गए और मैं चुप हो गई। फिर चाचा ने बोला कि माँ, एक चाय बना दो। फिर ताई चाय बनाने चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में चली गई। फिर चाय बनाने के बाद ताई बोली कि रीना, ये लो चाय और सुरेश को दे दो। फिर मुझे झट से लगा कि कहीं कोई ऊंच नीच न कर दे। फिर मैं चाय लेकर चाचा के कमरे में गई तो चाचा अपना शर्ट खोल कर बैठे थे। तो मैं बोली, चाचा चाय। तो चाचा मुझे घूरने लगे। थोड़ी देर बाद बोले, चाय को टेबल पर रख दो। तो मैंने चाय टेबल पर रख दी। चाचा मेरी दूसरी ताई के तीसरे बेटे थे। ताऊ जी ने 2 शादियां की थी। बड़ी ताई अब इस दुनिया में नहीं थी। चाचा जब जल विभाग में अधिकारी हुए तो सबसे अधिक खुशी मुझे ही हुई थी। उन दिनों चाचा के रिश्तों के लिए बाहर सी आ गई थी, लेकिन बड़े नखरे थे चाचा के शादी के लिए। चाचा बड़ी मान मनौतियों के बाद पैदा हुए थे, साथ ही फूल पान की तरह पाले भी गए थे। इसलिए घर वालों ने उनके नखरे भी सिर आंखों पर लिए। कितनी ही लड़कियां देखी गई उनकी शादी के लिए और देख देख कर छोड़ी गई। किसी का रंग तबाह तो किसी की हाइट कम, कोई मोटी तो किसी की आंखें छोटी है। दर्जनों रिश्ते छोड़े गए, लेकिन चाचा का ब्याह कहीं तय नहीं हो पाया। माँ और ताई को कई बार कहते सुना कि सुरेश को तो कोई हूर की परी ही चाहिए। हाँ, मेरे चाचा थे ही ऐसे कि उनके साथ कोई ऐसी वैसी लड़की जचती ही नहीं। गोरे उजले, स्वस्थ, सुदर्शन, आकर्षण, हंसमुख, कितने ही विशेषण दूं मैं उनके लिए। चाची के लिए मेरा चाव भी काफी था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन चाचा और उनके घनिष्ठ मित्र राज जब स्विमिंग पूल में तैरने गए तो पता नहीं कैसे राज गहराई में डूबता चला गया। चाचा तो तैर कर बाहर निकल आए, लेकिन राज का दम घुटने से मौत हो गई। राज अपने परिवार का अकेला लड़का था। सुरेश चाचा जब उनके वृद्ध माता पिता को दिलासा देने पहुंचे तो ताऊ भी साथ थे। कहीं ना कहीं चाचा स्वयं को अपना अपराधी मान रहे थे। इसलिए जब बिलखते हुए उनकी माँ ने ताऊ से कहा, भाई साहब, मेरी बेटी विवाह योग्य है। अगर सुरेश से उनकी शादी हो जाती तो मैं समझूंगी कि मेरा राज वापस लौट आया है। और इस तरह से सुरेश चाचा का ब्याह उस अनदेखी अनजानी लड़की से चटपट ही हो गया था। भावनाओं का जवार इतना अधिक था कि एक बार मिलने या तस्वीर देख लेने की औपचारिकता भी नहीं बरती गई। हफ्ते भर के अंदर ही निशा चाची ब्याह कर सुरेश चाचे के घर चली आई। उस दिन ताऊ जी ने अपने घर को रोशनियों से सजाया था। माँ ने निशा चाची की मुंह दिखाई सोने के सिक्के से की थी, लेकिन उन्हें निशा चाची बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रसोई में जाकर ताई से बोली, कैसी जगह ब्याह दिया सुरेश को? पिताजी ने बला डाल दी गले में, लेकिन जब निशा चाची ने ढोलक की थाप पर बोले रे पपीहरा गाया तो सभी मंत्रमुग्ध रह गए। मानना पड़ेगा कि कोयल काली ही होती है। फिर अगली सुबह ऊपर वाली सीढ़ियों से सुरेश चाचा धड़ धड़ करते नीचे उतरे और बरामदे का दरवाजा भड़ाक से बंद करते हुए बाहर चले गए। मुझे आज भी उनका वो तमतमाया चेहरा याद है और ताई का कांपता स्वर, सुरेश को पसंद ना आई दुल्हन।
तभी छम छम करती निशा चाची ऊपर से नीचे उतरी। आज उन्होंने चेहरे से पूरा घूंघट हटा रखा था। गहरा सांवला रंग, कुछ कुछ फैली सी नाक और छोटा कद। आंखें जरूर शरबती थी, लेकिन उन आंखों में डूबने की फुर्सत कहाँ थी सुरेश चाचा को। उन्होंने तो पहली नजर में ही नापसंद कर दिया था निशा चाची को। सच मुझे भी बहुत निराशा हुई थी उन्हें देखकर। जयमाला के समय तो ब्यूटी पार्लर वाली ने उनका काया ही पलट कर दिया था, किंतु कलई उतरते ही असली रंगत सामने आ गई थी। भरपूर दान दहेज और धन दौलत देने के बाद भी घर में कोई भी निशा चाची को मन से स्वीकार नहीं कर पाया। भगवान ने निशा चाची को रूप रंग देने में कृपणता अवश्य बरती थी, लेकिन उनकी बुद्धि, गुण और व्यवहार अद्भुत थे। बोली में भी इतनी मिठास कि परायों को भी अपना बना ले। समय के साथ पूरे घर में सबकी दुलारी बन चुकी थी। निशा चाची चाचा का प्यार नहीं पा सकी। पुरुष तो स्त्री के सौंदर्य से ही बंधा होता है शायद। मैं भी विवाह की उम्र के आसपास ही थी और जानती थी, समझती थी कि विवाह के सुर्ख जोड़े में आरंभ की गई यात्राएं कितना सब्र मांगती है। एक शहर में रहने के कारण अक्सर मैं अकेले ही ताई के घर चली जाती थी। उस दिन अचानक ही ऊपर निशा चाची के कमरे में उनसे मिलने पहुंच गई थी। वे दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए आराम कुर्सी पर अध लेटी थी। मैंने देखा चाचा की कमीज उनकी गोद में थी और वे उसके बटन बाहें चूम रही थी, सूंघ रही थी। शायद वे चाचा की महक में डूबी हुई थी। मेरी आहट सुनकर पलटी और शर्मा गई। उस समय सच मुझे वो बहुत प्यारी लगी थी। ये क्या चाची, दिन में भी चाचा को याद करती रहती हो? मैंने उन्हें छेड़ा तो उनकी आंखें छलक उठी। उनके आंसुओं की उस तरलता में एक परछाई थी जिसे मैंने न जाने कितनी बार देखा था। वे उठकर खिड़की के बाहर के आसमान में न जाने क्या ढूंढ रही थी। शायद अपने टूटे हुए सपनों की किरचे। उनके मन में अत्यधिक दुख था जो उस दिन उन्होंने मुझसे टुकड़ा टुकड़ा बांट लिया था। उनके ब्याह को 4 साल होने को आए थे और उनकी गोद भी अभी तक सूनी थी। सर्दी की उस पूरी दोपहर मैं निशा चाची के साथ रही। बहुत से दुख निशब्द समझ जाते हैं। विवाह की पहली रात से ही चाचा ने निशा चाची से दूरी बरत ली थी। पहली ही रात वे निशा चाची का घूंघट उठाने के बाद अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। धीरे धीरे वे बाहर वाले कमरे में ही सोने लगे, लेकिन चाचा की उपेक्षा के बाद भी निशा चाची टूटी नहीं। अपने लिए एक जमीन, एक आकाश ढूंढ लिया था। उनके पास डिग्री थी, राजकीय कन्या विद्यालय में संगीत शिक्षिका हो गई थी। समय के साथ ताई पोते और पोती के लिए अकुला उठी थी। एक ही लड़का, वह भी निर्वंशिया। हे भगवान, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन भगवान है ही कहाँ जो हम उससे सवाल करें। उसे तो हम बेकार में राज अपराज देते रहते हैं। फिर चाची की वंश बेल बढ़ती भी तो कैसे? जब पुरुष स्त्री का साथ संग होगा तभी तो वंश बेल बढ़ेगी। जब मन ही पूरा नहीं बन पाता तो पौध कहाँ से बनेगी? ये कौन समझाए घर वालों को? ताई के तानों से चाची का कलेजा छलनी होता जा रहा था। धीरे धीरे वो ढीठ होती जा रही थी। 4 सालों में 8 बार भी मायके नहीं गई। मैं सोचती कि क्या सुरेश चाचा और निशा चाची के बीच कोई भी ऐसा तंतु नहीं होगा जो उन्हें परस्पर जोड़ देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बच सका था। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि निशा चाची सच में मायके चली गई, हमेशा के लिए। फिर कभी वापस नहीं आई। सुना था ताई ने चिड़चिड़ाहट में उन्हें बंजर बांझ कहकर दुत्कार दिया था। शायद एकाध हाथ भी उठा दिया था उन पर। दुखी मन लिए बिना कुछ कहे सुने निशा चाची चली गई। किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। समय गुजरता गया। माँ से सुनती रहती कि चाचा के लक्षण ठीक नहीं है। चाची के चले जाने के बाद वे भटकते रहे। इस औरत से उस औरत तक उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। समय, मौसम और उम्र कहाँ रुकते हैं किसी के लिए। फिसल जाते हैं बंद मुट्ठी में से रेत की तरह। सुरेश चाचा अपनी उम्र को मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मन और उम्र की एक संगता साथ बनी रहनी चाहिए। यदि किसी बिंदु पर मन और उम्र की एक संगता छूट जाए, उम्र आगे निकल जाए और मन वहीं ठहर जाए, तो एक अजीब सी त्रासदी झेलनी पड़ जाती है। सुरेश चाचा दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन कैसे करते?
चाची ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उम्र के निशान चाचा के चेहरे और शरीर पर दिखने लगे थे। गिरते बाल और बुढ़ापा, मोटापा। वे कैसे न कैसे अपने यौवन को मुट्ठी में कर लेना चाहते थे, लेकिन वे कोई ख्याति तो थे नहीं कि कोई पुरुष अपना यौवन उनको दान में दे देता। फिर एक दिन सरकारी दौरे से लौटे तो चाचा अकेले नहीं थे। एक 20-22 साल की कमसीन लड़की उनके साथ थी। ताऊ, ताई, माँ और मैं सबके साथ पूरा परिवार आश्चर्यचकित था। ये मंजली है, आज से ये यहीं रहेगी, मेरी पत्नी और आपके घर की बहू बनकर। ताई कुछ नहीं बोल पाई थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। कोई कहता मंजली विधवा थी तो कोई कहता मंजली विधवा नहीं, वेश्या थी। जो भी हो, मंजली बहुत सुंदर थी। वास्तव में सुदूर गांव में गए अपने दौरे में गरीबी से हारे एक परिवार की कन्या मंजली को देखकर चाचा लट्टू हो गए थे और 4000 रुपए में उसे खरीद लाए थे। मंजली के लिए सुख का अर्थ था मन भर खाना खाना और तन भर कपड़ा पहनना। फिलहाल मंजली को घर में ऐसे ही नहीं रखा जा सकता था। ताई और चाचा ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी। गुड्डी, इसे कुछ तौर तरीके सिखा। मंजली काफी फूहड़ और मूर्ख थी, लेकिन उसकी व्यवहारिक बुद्धि गजब की थी। 1 महीने में ही उसका काफी कुछ काया पलट कर दिया था हम लोगों ने। इतने दिन ताई ने उसे अपने पास ही रखा। समय की बलिहारी का पता नहीं कैसे निशा चाची ने तलाक के कागजों पर दस्तखत करके भिजवा दिए थे। चाचा की शादी का मुहूर्त दोबारा निकला। इस बार सुरेश चाचा का दोबारा शादी का हौसला भी गजब का था। सिर के बचे खुचे बालों को कसकर रंगा था उन्होंने। महंगी शेरवानी, जूतियां, कलंगीदार मोर, सब कुछ। मंजली भी हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, भर भर कर हाथ चूड़ियां और बारीक काम का लहंगा चुनरी पहनकर जब तैयार हुई तो उसके माथे की लाल बिंदिया जैसे लपटे मार रही थी। इस बार शादी में कोई धूमधाम नहीं थी। घर के आंगन में ही फेरे पड़ गए थे। फेरों के बाद चाचा ने नई चाची के साथ ताऊ ताई के पैर छुए। झुककर जैसे ही उठे, सामने ही बरामदे का बड़ा सा आदमकद आईना खिलखिला उठा। उसमें सुरेश चाचा और मंजली का प्रतिबिंब साफ साफ झलक गया। कच्ची कली सी मंजली जो अपनी पूरी सुंदरता के साथ बेहद मासूम लग रही थी। सुरेश चाचा जो उम्र में मंजली से लगभग 2 गुने थे। अनियमित दिनचर्या और उठपटांग आदतों के कारण वे मंजली के साथ कितने बेमेल लग रहे थे। अगणित बार फेशियल और हेयर कलरिंग के बाद भी उनके चेहरे की झुर्रियां स्पष्ट झलक रही थी। आंगन में बैठी मैं साफ साफ देख रही थी कि चाचा के चेहरे की रंगत बदलती चली गई। उन्होंने अपनी मुंदरियां भींच ली थी। उड़ती सी एक नजर सभी पर डाली, एक खाली खाली सी नजर, और हाथ में पकड़ा नारियल पूरी ताकत के साथ आईने पर दे मारा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।